संथाल विद्रोह। जैसा पूर्व में ही और बारंबार कहा जा रहा है कि कोई सी भी विदेशी सत्ता औपनिवेशिकवाद उपनिवेश के उद्देश्य से आती है तो वह अपने को विदेशी ही बनाए रखती है, और अपने को विदेशी यदि बनाए रखती है तो एक न एक दिन स्वदेशी ताकत धीरे धीरे उभरती है और विद्रोह करती है, विरोध करती है। भारत भी इस तरह के इतिहास से अछूता नहीं रहा, जैसे दुनिया के अन्य देश। तो भारत में भी जैसे संथालियों की यदि हम बात करें, पूर्व में मैंने राजमहल के पहाड़ी वालों की बात की, साथ में ज़मींदारों के विद्रोह की बात की, कई बार मैंने आपको जोतदारों के विद्रोह का भी जिक्र किया है। यहाँ जाने थोड़ा संथालों के साथ क्या हुआ। जैसा कि विवरण को मैंने पढ़ा, कलकत्ता रिव्यू का संदर्भ आपको दिया, इसमें तो बड़ा साफ था कि जो इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था थी, जिसे हम इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था कहते हैं, उसमें संथालों को बड़ा नुकसान हो रहा था। उनको काफ़ी अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ा, उसको ज़मीन उनके हाथ से निकल गई और दूसरों को चला गया। उसके साथ ही साथ ये संथाल लोग धीरे धीरे समझने भी लगे थे कि उनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनका दमन भी हो रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार भी हो रहा है। तो ये सब की परिणति आने वाले समय में विद्रोह के रूप में होने लगी। 1855-56 में ये जो इन लोगों का जो गुस्सा था संथाल के लोगों का, वह इतना बढ़ गया कि उसने एक विकराल विद्रोह का रूप ले लिया। विकराल एक काफ़ी बड़े सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया, और ये लगभग उसी ही समय की बात है जब ये कलकत्ता रिव्यू का जिक्र किया जा रहा है। यानी कलकत्ता रिव्यू में जो बात लिखी थी वह वास्तव में सच थी, और उसके लिखने के कुछ समय बाद ही ये विद्रोह हुआ। ये जो सशस्त्र विद्रोह था, ये सशस्त्र था, हथियारों के साथ था। 1855-56 के जिस विद्रोह का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसमें भागलपुर, मानभूमि या वीरभूमि जिसे कह सकते हैं, राजमहल, इस क्षेत्र की जातियों जनजातियों ने काफ़ी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। अब सोचिए, ये सारी जातियाँ जनजातियाँ एकत्रित हो जाएं और एक बड़ी संख्या में भाग लें, ये तभी संभव है जब ये सभी जातियाँ ये समझ जाएं कि उनकी इस दुर्व्यवस्था का, उनकी इस शोचनीय व्यवस्था का कारण एक ही है, और वे हैं अंग्रेज या अंग्रेज़ों से जुड़े हुए लोग। तो एक कॉमन एनिमी उनको मिल गया था और वो इतना समझने लगे थे। राजमहल के जो भगनाडीह गांव, राजमहल में जो भगनाडीह नाम का जो गांव है, उस गांव में चुलू संथाल के 4 पुत्र थे। जैसा मैंने बताया कि ये आंदोलन, ये विद्रोह संथालों के द्वारा था। उसमें चुलू संथाल के 4 पुत्र थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, जिसमें सिद्धू और कान्हू ने मूल रूप से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। लगातार उपेक्षा से, लगातार दमन से, लगातार शोषण से परेशान होकर 1855-56 में ही भवनाडीह जगह में, गांव में, वहाँ पर लगभग 10,000 लोग एकत्रित हुए, और इस भीड़ का नेतृत्व यही 2 भाई जिनका नाम मैंने बताया, सिद्धू और कान्हू, कर रहे थे। सोचिए, एक ही परिवार से 4 भाइयों के द्वारा पूरे संथाल समाज का नेतृत्व करना और बाद में अन्य जनजातियों का इसमें जुड़ जाना एक बहुत रेयर घटना है। इन दोनों भाइयों ने मात्र इस भीड़ को इकट्ठा ही नहीं किया, बल्कि अंग्रेज़ों के द्वारा, ज़मींदारों के द्वारा, साहूकारों द्वारा, जिन्हें हम महाजन कह सकते हैं, और अन्य सरकारी अधिकारियों के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों का उन्होंने विस्तृत विवरण दिया, विस्तृत उसका उल्लेख किया और सभा को बहुत उकसाया।
अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे अत्याचार के प्रति उन्होंने इस भीड़ को काफ़ी प्रेरित किया, उत्तेजित किया। ये उत्तेजना अपने चरम स्पर्श में पहुंच गई और अंत में कान्हू और सिद्धू ने पूरी जनसभा से यह शपथ ली कि स्वतंत्रता ही हमारा अंतिम लक्ष्य है, यानी हम स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं, ऐसा उन्होंने वहाँ पर उद्घोषित कर दिया। ये एक बहुत बड़ी घटना थी कि किसी एक व्यक्ति समूह द्वारा, समाज समूह द्वारा अंग्रेजों से स्वतंत्रता की घोषणा किया जाना, ये अपने तरह की पहली घटना थी। एक स्वर से जमींदार, महाजन, अंग्रेज शासक, पुलिस और मैजिस्ट्रेट, इन सभी के अन्याय को ना सहने की भी शपथ ली गई, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इन्हीं लोगों से तो संथाल भी त्रस्त थे, पहाड़िया भी और अन्य जाति के लोग भी त्रस्त थे। तो उन्होंने कहा कि भाई अंग्रेज़ों से, पुलिस से, उनकी जो अपनी जो ज़मींदार हैं, जो साहूकार हैं, इन लोगों के किसी भी तरह को अब हम अन्याय को नहीं सहेंगे। और इसके बाद आगजनी और लूट की घटनाएं हो गई अंग्रेजी अधिकारियों के, और वे अधिकारियों के जो अंग्रेज शासन से जुड़े हुए थे, भले ही भारतीय थे, उनके घरों को जला दिया, रेलवे स्टेशन जला दिए गए, डाकघरों पर आगजनी हुई, और इस प्रकार बहुत से नील अधिकारी जो थे, जो नील के कार्य को देखते थे, उसका सुपरविजन करते थे, नील की जो फैक्ट्रियां थी जहां पर नील का उत्पादन होता था या नील बनाया जाता था, और अन्य अधिकारियों का कत्ल करने लगे। बड़े स्केल पर इन लोगों का कत्ल हुआ, और जो केंद्र थे इनके हमले के, वो यही जगह थी, अधिकारियों के निवास, कार्यालय, डाकघर, रेलवे स्टेशन आदि आदि। और ये नील की फैक्ट्रियां ये केंद्र बिंदु बन गए इन सारे हमलों के। इस सशस्त्र विद्रोह का प्रारंभ, इसकी शुरुआत हम देख सकते हैं 7 जुलाई 1855। 7 जुलाई 1855 को दीधी एक जगह है जहां एक छोटी सी घटना हुई, और इस घटना ने एक विकराल रूप ले लिया समय के साथ साथ। दीदी का जो थानेदार था, जो वहां जो थाना था, उस थाने का जो भारतीय थानेदार था, वो 2 संथाल कैदियों को अपने साथ ले जा रहा था। इसको 2 भाइयों ने देख लिया। कौन 2 भाई? सिद्धू और कान्हू ने। आज जैसा मैंने शुरू में बताया कि ये लोग 4 भाई थे। 4 में से 2 भाइयों ने इन संथाल को कैदी के रूप में थानेदार द्वारा ले जाते हुए देख लिया, और इस पर ही थोड़े उत्तेजित हो गए, और उन्होंने प्रयास किया कि ये कैदियों को छोड़ा जाए। दोनों संथालों कैदियों को छोड़ने का प्रयास किया, और काफी तैश में आकर थानेदार से बात की। जब ये लोग तैश में आए तो पुलिस वर्दी वाला जो थानेदार था, उसका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया, और उसने इनकी भी गिरफ्तारी करने की कोशिश की। सिद्धू और कान्हू को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की। परिणाम क्या हुआ कि जो संथालों को जब ये खबर लगी, तो उन्होंने थानेदार जिसका नाम महेश लाल दत्त था, उसको तो वहीं मार डाला, उसकी वहीं हत्या कर दी, और साथ में 9 दूसरे जो पुलिस वाले थे उस थाने में पदस्थ, उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। तो ये जो घटना हुई है, ये घटना कोई एक दिन की अचानक स्वपूर्ति होने वाली घटना नहीं थी। इसके पीछे काफी लंबा इतिहास था, जो मैंने पहले जिक्र किया है। 1770 से जो चल रहा था, संथालों के अंदर जो कड़वाहट पैदा होने लगी थी और दिनों दिन बढ़ रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था उनका शोषण दिनों दिन बढ़ रहा है। ये घटना तो मात्र एक इस सब पूर्व की घटनाओं की परिणति ही तो थी। सिद्धू और कान्हू को संथालों के राजा तथा
चांद और भैरव को सेनापति घोषित किया गया। तो इस प्रकार ये चारों भाई एक तरीके से संथाल ग्रुप के मुखिया हो गए। मैं पुनः दोहरा दूं, सिंधु और कान्हू इन दोनों को राजा घोषित किया गया। किनका? संथालों का। और चांद और भैरव जो थे ये सेनापति घोषित किए गए। इसके साथ ही ये विद्रोह अपने चरम पर आ गया और विद्रोहियों ने इन चारों भाइयों के नेतृत्व में ये कसम खाई कि कंपनी का राज खत्म होने तक, स्थानीय संथाल राज्य की स्थापना होने तक वे सतत रूप से अंग्रेजों से संघर्ष करते रहेंगे। तो 7 जुलाई 1855 की घटना दीधी, उसमें इन चार भाइयों का रोल, मुख्य भूमिका और यह घोषणा कि हम संथाल राज्य के स्थापित होने तक सतत संघर्ष करते रहेंगे। लगभग 60,000 की विशाल सेना इनकी तैयार थी और ये चारों भाई नेतृत्व कर ही रहे थे। इन्होंने क्या किया कि अपनी इस फौज को, जो अपने तरीके के ट्रेडिशनल हथियारों से लैस थी, जिसमें धनुष बाण उनका मुख्य हथियार था, उसको उन्होंने 2 भागों में बांटा, 2 टुकड़ों में बांटा और अनेकानेक हमले किए, अनेक क्षेत्रों में हमले किए, हमले ही हमले करते चले गए। और वो हमले जो थे मूल रूप से छापामारी हमले होते थे। आपको मालूम होगा कि छापामारी हमला क्या है। शिवाजी एक ऐसा उदाहरण है जो छापा मार हमले के लिए प्रसिद्ध थे। यानी अचानक कहीं छुपकर अचानक हमला करना, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी पूर्वाभास के किसी टुकड़ी पर अचानक हमला करना, यही छापामारी हमला कहलाता है। संथाल लोग उसमें बड़े दक्ष थे और इस प्रकार उनकी जो 60,000 की जो फौज थी उसने कई जगह पर हमला किया, एक टुकड़ी ने। और साथ ही उन्होंने नारा भी दिया। इस हमले के साथ साथ ये लोग नारा भी देते थे और नारे में इनका मुख्य रहता था पुलिस, अंग्रेज अधिकारी, महाजन और उसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों का नाश हो। कुल मिलाकर ये बड़ा स्पष्ट था कि इनका सारा गुस्सा अंग्रेजी उस व्यवस्था पर था जो संथालों के लिए दखल हो गई थी, जो संथालों के लिए एक परेशानी का कारण बन गई थी। तो इस प्रकार एक टुकड़ी जो थी उसने वुदकी गांव पे आक्रमण किया। इसी 60,000 की फौज की एक छोटी टुकड़ी ने जाकर वुदकी गांव पर आक्रमण किया और वहां पर अंग्रेज़ों की, अंग्रेज अधिकारियों की, अंग्रेज परिवारों की और अंग्रेजी सेवा से जुड़े हुए लोगों की हत्याएं की बड़े स्केल पर। जहां तक दूसरी टुकड़ी की बात है, दूसरी टुकड़ी साहबगंज की ओर मुड़ गई और साहबगंज में उसने अनेक अंग्रेज़ों को मारा, अनेक अंग्रेज़ों की हत्या की और उसके बाद वहाँ से रवाना हुए। भागलपुर का कलेक्टर, भागलपुर एक बड़ा ज़िला होता था, उसका कलेक्टर किसी तरह अपनी जान बचाया। वो उस समय वहीं राजमहल में ही था, राजमहल की पहाड़ियों में ही था। किसी तरह छिप बचकर अपनी जान बचा पाया और किसी तरह से वहाँ से निकला। गोड्डा अंचल में विद्रोही संथालों का नेतृत्व जो था वो गोक्को ने किया। गोक्को नाम के व्यक्ति ने गोड्डा संथालों का नेतृत्व किया। उस क्षेत्र में एक अलग ही टुकड़ी आगे बढ़ी और कई हजार संथालों ने जो हमला करके जो महाजन लोग थे, जो भाग रहे थे, भगोड़े महाजनों को पकड़ पकड़ के उनको मौत के घाट उतारा। मतलब संथालों का गुस्सा 1855-56 में अपनी चरम पर था और बिना अपनी परवाह की, अपने जान की परवाह किए उन्होंने अन्य जनजातियों के सहयोग से साथ मिलकर इतने भारी हमले किए कि अंग्रेज बहुत कड़ाई से पेश आने पे विवश हो गए। सरकार ने जब देखा कि आगजनी, लूटपाट और अंग्रेजी अधिकारियों की हत्याएं और साथ ही शासकीय व्यवस्था पर लगातार हमले इन संथालों के द्वारा किए जा रहे हैं, तो स्वाभाविक था अंग्रेज भी चुप नहीं बैठते।
उन्होंने भी अब ठान लिया कि किसी तरह से इस संथाल विद्रोह को कुचला जाए और उसके दमन की पूरी तैयारी के लिए उन्होंने 15,000 प्रशिक्षित सैनिकों की फौज भेजी और इन 15,000 प्रशिक्षित सैनिकों की फौज आगे बढ़ती गई, गांव के गांव जलाते चले गए और साथ ही कई लोगों का कत्ल भी करते चले गए रास्ते में। यानी जैसे हम कहते हैं जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। संथालों का हिंसात्मक विद्रोह, उसकी प्रतिक्रिया अंग्रेजों ने दुगने हिंसा से दी और जिस तरीके से उन्होंने दमन किया वह भी एक बहुत ही निर्मम तरीका था। यह आक्रमण ही बहुत ही बुरा था। संथालों ने इस समय तक बहराइच को अपने हमले का केंद्र बना लिया था। वैसे तो शासकीय कार्यालय और घर केंद्र थे, लेकिन यदि शहर की बात करें तो बहराइच नाम का शहर इनका मुख्य बना। छापामारी रणनीति से उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, अंग्रेजों की मुश्किल कर दी, क्योंकि छापामारी तरीके में यह जानना या समझना मुश्किल होता है कि हम किसी स्थिति के लिए तैयार, किस स्थिति के लिए तैयार हुए, और यही बात यहाँ पे होती थी। इनके जो विद्रोह थे, जो जिसमें जनजातियाँ आ गई थी, इस विद्रोह में तो अन्य लोगों ने भी भाग लेना शुरू किया, जैसे लोहार, चमार, डोम, कुम्हार, ये अन्य जो कौशल थे उससे जुड़े हुए जो जाति के लोग थे, इन लोगों ने भी इसमें अपना हाथ बटाना शुरू किया और इस प्रकार सब एक साथ मिल गए। 15 अगस्त 1955 अंततः अंग्रेज परेशान हो गए और उन्होंने 15 अगस्त 1955 को एक तरीके से अल्टीमेटम दिया। किसको? संथाल लोगों को, कि 10 दिन के अंदर आत्मसमर्पण कर दें, अन्यथा प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई जो अत्यधिक दमनात्मक होगी उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं रहेंगे। ये घोषणा अंग्रेजों ने की 15 अगस्त 1955 को। पंद्रह अगस्त 1955 10 दिन की मोहलत आत्मसमर्पण की। अंग्रेज़ों को बहुत अपेक्षा थी कि शायद इस लूटपाट और आगजनी से जो अंग्रेज़ों की सेना अब कर रही थी, गांव के गांव जलाते हुए आगे बढ़ रही थी, इससे संथाल लोग अब विवश होंगे और झुक जाएंगे और आत्मसमर्पण कर देंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। एक भी संथाल ने आत्मसमर्पण करना स्वीकार नहीं किया, उसकी बात ही नहीं की। अंततः 10 नवंबर 1855 को अंग्रेजों ने बिहार और बंगाल का जो क्षेत्र है वह सेना को सौंप दिया। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी, प्रशासनिक अव्यवस्था इतनी टूट चुकी थी, इतने अत्याचार हो रहे थे, इतनी हिंसा हो रही थी कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के ये 2.5 माह की स्थिति को देखते हुए अंततः अंग्रेज सरकार विवश हो गई कि बिहार और बंगाल सेना को सौंप दिया जाए। और ये सेना को सौंपने के बाद ही थोड़ी स्थिति बदली। सेना का अमानुषिक व्यवहार, सेना का क्रूरतापूर्वक दमन, सेना के द्वारा किया गया अत्याचार, ये बढ़ता गया और स्थितियां बदलती गईं। फरवरी 1856 में संथाल विद्रोह का सबसे बड़ा नेता सिद्धू, उसको गोली मार दी गई। चांद और भैरव भागलपुर के पास बिहार में एक जगह वो लोग भी मारे गए जहां पे भयंकर युद्ध चला, लेकिन दुर्भाग्य से चांद और गौरव नहीं बच पाए, चांद और वैभव नहीं बच पाए और वे भी मारे गए। फरवरी 56 के तीसरे सप्ताह में कान्हू जो बचा हुआ था वो भी पकड़ लिया गया। अब वो अकेला हो गया था बेचारा
वो भी पकड़ा गया और उसे भी वही गोली मार दी गई। तो इस प्रकार चारों भाई, जिसमें से 2 राजा थे और 2 सेनापति थे, इन लोगों का यह हर्ष हुआ और चारों मार दिए गए। बहुत ही कठोरता से अंग्रेज पेश आए और बड़ी कठोर दमन नीति उन्होंने अपनाई और इस कड़ाई का अनुसरण करते हुए संथाल विद्रोह जो था, जो एक काफी विकराल रूप ले चुका था, उसे वह पूरी तरह कुचलने में अंततः सफल हो गए। अंग्रेजी सेना का तोपों और बंदूकों से लैस होना संथाल लोगों का असफलता का मुख्य कारण है, क्योंकि संथाल लोग पहाड़िया थे, जंगली थे। उनके जो हथियार होते थे वे पुराने तरीके के धनुष बाण थे, भाले थे, लाठियां थी, पत्थर थे। कहां एक ओर ये संथाल और कहां दूसरी ओर वह अंग्रेजी फौज, जिसके पास बारूद था, जिसके पास तोपें थी, जिसके पास बंदूकें थी। तो निश्चित रूप से संघर्ष जो था दोनों के बीच में एक तरीके से एक तरफा था। और हम कह सकते हैं कि आखिर संथाल विद्रोह का पतन क्यों हुआ, तो मुख्य कारण कहा जा सकता है उनके पास बंदूक या तोप आदि का ना होना संथालों की पराजय का मुख्य कारण। और जब ये विद्रोह कुचल दिया गया, पूरी तरह दमनात्मक नीति के बाद इसको समाप्त किया गया, चारों भाइयों का कत्ल कर दिया गया, उसके बाद इस क्षेत्र को एक अलग जिला बना दिया गया, संथाल परगना नाम से बिल्कुल अलग जिला एक बना दिया गया, ताकि इस जिले को अलग दृष्टि से देखा जाए और उसका विकास किया जाए। इसके लिए 55,000 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर और वीरभूम में इससे लिया गया। जब ये संथालों को जब निपटा दिया गया, तो ये भी एक कदम इसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण था कि उन्होंने उसको तोड़ने के लिए, अंग्रेजों की नीति ही रही थी डिवाइड एंड रूल, उसी के तहत उन्होंने एक बहुत बड़ा क्षेत्र भागलपुर से और वीरभूमि से लेके उसे एक नया परगना बनाया। और संथाल परगना में, उस क्षेत्र में उन्होंने ब्रिटिश मिशनरियों के अंतर्गत अन्य का प्रवेश वर्जित कर दिया। इसके पीछे मकसद कुछ और था, धार्मिक मकसद नहीं था। ईसाईकरण करना संथालों का ये अपनी तरह एक अलग कारण था, लेकिन उसके अलावा इनका ऐसा सोचना था कि दूसरे मिशनरियों को अनुमति न देने से ये जो ईसाई जो पादरी लोग हैं, वे लोग शायद संथालों में राजभक्ति की भावना लाने में सफल होंगे। उनके साथ उनके संबंध यदि सुधरते हैं तो शायद संथाल लोग झुक जाएं और अंग्रेजों के प्रति थोड़ा उनके मन में झुकाव आ जाए। तो इसीलिए उन्होंने पादरियों को अपने इस कार्य का मुख्य जरिया बनाया और उनके मन में भावना पैदा करने की कोशिश की। औपनिवेशिक सरकार जो थी, उस सरकार के मातहत उन्होंने आशा थी कि नए परगने के बल पर कुछ नए कानून लागू होने से संथाल लोग शायद अब संतुष्ट हो जाएंगे। ये अंग्रेज़ों की सोच थी। आखिर अंग्रेज़ों ने इतना दमन, इतना विरोध, इतना विद्रोह तो देखा था, और उनके कल्पना के बाहर की बात थी कि संथाल जैसे विनम्र लोग, जिसका विवरण मैंने पूर्व में किया है, एक बुकानिन ने भी, फ्रांसिस बुकानिन ने भी अपनी पुस्तक में जो विवरण में लिखा है, वे लोग इतने ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे, इतने ज़्यादा मुखर हो जाएंगे कि हत्या की सभी तरह की हत्याएं करने के लिए तैयार रहेंगे। किंतु अंग्रेज़ों के द्वारा आत्मसमर्पण की घोषणा का कोई असर नहीं हुआ। अंग्रेज़ों के द्वारा बिहार और बंगाल फौज को दे देने से भी थोड़ी राहत तो मिली अंग्रेज़ों को, लेकिन विद्रोह और मन की जो अशांति थी उसे वे नहीं कुचल सके।
अंग्रेज़ों के द्वारा पादरियों का, मिशनरियों का उपयोग संथालों को अपनी ओर झुकाने में, उसमें भी कोई ख़ास मदद नहीं मिली। विद्रोह जारी रहे। 1880 81 का विद्रोह और उसके पहले 1871 का विद्रोह, इसमें संथालों ने अपना झंडा बुलंद कर दिया था